बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएमएफ के साथ मामलात खटाई का शिकार हो गए हैं, सर्द खाने का शिकार हो गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान आईएमएफ की शराइत अब मुकम्मल नहीं कर पाएगा और आईएमएफ प्रोग्राम को अब हमने बाय बाय कह दिया है। लेकिन अगर आईएमएफ प्रोग्राम हमें नहीं मिलता तो मामलात चलेंगे किस तरीके से, मईशत चलेगी किस तरीके से, कर्ज़ों की अदायगी कैसे होगी, 30 जून के बाद हालात क्या होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर, आखिर में जायज़ा लेंगे इमरान खान साहब का, जो लगता है कि बंद गली के अंदर फंस गए हैं। ज़मान पार्क से भी लोगों को उठा दिया गया है, सड़क खाली करा ली गई है, खैमे मौजूद नहीं है, ऑपरेशन क्लीन अप हो चुका है। इमरान खान साहब को आखिर हासिल क्या हुआ, ख़ास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर कि जब खान साहब अमेरिका की जानिब से भी यू टर्न ले चुके हैं और अब अमेरिकी सेनेटर्स को कॉल करके मदद के लिए पुकार रहे हैं। कांग्रेसमैन को कॉल की है, जिसको हमने देखा कि लीक की सूरत में हमारे सामने आई। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि आईएमएफ इंतज़ार करेगा कि पाकिस्तान कैसा बजट देता है और उसके बाद शायद फैसला हो कि आईएमएफ पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा नहीं करेगा। ये खबरें भी मार्केट में है कि आईएमएफ का किस्सा ख़त्म हुआ, अब हुकूमत जो कुछ कर रही है, बजट बना रही है या बजट बनाएगी, वो आईएमएफ के बगैर होगा ताकि इंतखाबात के अंदर बआसानी जा सकें। तो कैसे सूरत हाल कंट्रोल में आएगी? देखिए, एक अच्छी खबर है आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद कोई दर्जन भर जो है वो बुरी खबरें हैं। जाहिर है। अच्छी खबर ये है कि जून की 30 तारीख जो हमारा हाजिर माली साल है, बिटवीन टुडे एंड जून द 30th हमारे पास कोई 3.7 अरब डॉलर की पेमेंट हमने करनी है और खाने में कोई 4.5 अरब डॉलर पड़ा है, जिसका मतलब ये है कि जून की 30 तारीख तक जो मामला है वो चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा डॉक्टर साहब? सितंबर की पेमेंट्स कैसे होंगी? जी, वही बुरी खबर पे आ रहे हैं कि जून की 30 तारीख के बाद जो नया माली साल शुरू होगा उसमें जो जिसको हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि पाकिस्तान को जो डॉलर्स चाहिए होंगे अगले माली साल 12 महीनों के लिए, वो कोई 41.8 अरब डॉलर है। अच्छा, तो ये 42 अरब डॉलर समझ लीजिए, और वो कोई मुतबादिल मुझे नजर नहीं आता कि आईएमएफ के अलावा और कोई मुतबादिल हो जिसमें कि हम अपने फॉलोइंग माली साल में वो 41.8 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस दौरान ट्रांजैक्शन भी आ जाती है, इक़्तिदार तब्दील भी हो जाता है, कोई और पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, या यही पार्टी दोबारा या यही इत्तेहाद दोबारा आ जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। ज़ाहिर इलेक्शन के ऊपर हम बात करने के लिए बैठे भी नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन के दौरान कैसे सारा सूरत हाल होगी? मतलब अगर आप इसको बाय बुक्स चलकर देखें तो रिलीफ तो हुकूमत देना चाहेगी ना, अगर उसने इलेक्शन में जाना है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत चाहेगी कि एक सियासी बजट दिया जाए, आईएमएफ चाहेगी कि एक माशी बजट हो। सियासी बजट, देखिए हमारी पिछले खास तौर पे 2 या 3 साल की तारीख अगर आप खोल के देखें तो सियासी बुनियादों पे जो माशी फैसले लिए गए हैं उसका पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वाले 24 करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल ऐसा। आप याद करें कि सन 2022 फरवरी की 28 तारीख मुझे याद आती है, साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया पेट्रोल और डीजल के ऊपर। बिल्कुल प्योरली एक सियासी फैसला था, जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो आईएमएफ के साथ मुआहदा कर चुकी थी कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए। उसके नतीजे में आप सोचिए कि सिर्फ मार्च के महीने में उस ऐलान के बाद हमारे जो ज़खायर हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो कोई 4 अरब डॉलर नीचे आए। तो सियासी फैसला था, उसकी माशी कीमत चुकानी पड़ी। फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं डॉक्टर साहब, यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन मजीद रेज करूं, क्या वो इतनी बड़ी सियासी कीमत थी, माशी कीमत थी, क्या वो इतनी बड़ी तबाही थी कि हम आज के दिन तक, यानी कि 2023 के मई तक, और मई का भी अब जो है वो आखिरी अशरा चल रहा है, अख्ताम की तरफ है, हम उसी फैसले के लिए रोते रहें और यही समझते रहें कि उस फैसले की वजह से जो तबाही आई उसने आज सूरत हाल को इतना ख़राब कर दिया? या आपको लगता है कि बीच में भी कुछ ऐसे मामलात हुए मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद, मिफ्ता इस्माइल साहब के वक्त में, इसहाक डार साहब के वक्त में? जी, अगर आप मुझे मौका दे देते तो जिस सिलसिले में जा रहा था आपके सवाल का जवाब उसमें आ रहा था। अक्टूबर 2022 का मैंने जिक्र किया, हमारे पास एक नई हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, एक नए वजीर खजाना थे, इसहाक डार साहब थे। उन्होंने एक और सियासी फैसला किया। उन्होंने सियासी फैसला ये किया कि रुपए की कीमत को डॉलर के सामने
मसनूई तरीके से मजबूत रखा जाएगा। अब ये भी एक वायलेशन थी, आईएमएफ से जो मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी थी, लेकिन एक सियासी फैसला था। उसके नतीजे में फिर जो माशी नुकसान और माशी कीमत हमें चुकाना पड़ी कि सितंबर 2021 में हमारे पास कोई 21 अरब डॉलर थे और आज हम बैठे हैं कोई 4.5 अरब डॉलर पे। तो एक फैसला था, सियासी फैसला, जो फरवरी 2022 में लिया गया। एक और सियासी फैसला था जो अक्टूबर 2022 में लिया गया। फिर मार्च और अप्रैल में आप याद कीजिए कि एक और बात सामने आ रही थी। दोबारा से नई हुकूमत जो है वो पेट्रोल के ऊपर, जो 800 सीसी की गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिल्स के ऊपर एक और सब्सिडी की बात कर रही थी। और भी ऐसी बात थी कि जो आईएमएफ के साथ मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी थी। तो वहां पे भी ये कोशिश हो रही थी कि सियासी फैसला किया जाए, शायद उससे कोई सियासी फायदा मिल जाए, लेकिन उसका माशी नुकसान बहुत बड़ा था। तो ये जो माशी नुकसानात हैं जो सियासी फैसलों के नतीजे में सामने आते हैं, उसकी वजह से आज हम बैठे हैं जहां हम बैठे हैं। तो हमारा मसला, यकीन कीजिए, माशी नहीं है, सियासी है। लेकिन फारूक साहब, अब सूरत हाल आपको क्या लगती है, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या क्या है, उसके जहन में क्या है? क्योंकि ये कह देना, ये खबर आ जाना कि जी हमें आलमी सियासी दबाव जो है वो फ़र्क डाल रहा है, आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं होने दे रहा। एक सवालनामा भी कल सामने आया हमारे सामने कि जिसमें आईएमएफ ये कहता है कि जी आप इन फंड्स का इस्तेमाल सियासी तौर पे तो नहीं करेंगे। तो सूरत हाल अब चलती हुई दिख कैसे रही है, क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास? देखिए, इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं वो ये है कि हमारे पास जून की 30 तारीख के बाद के पैसे नहीं हैं। जो जमीनी हकीकत वो ये है कि 3 हफ्तों से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे हमारे सेंट्रल बैंक के पास नहीं है। जो जमीनी हकीकत ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम इंतहा पे है और उसके नतीजे में जो माशी नुकसानात हैं वो हमने सामने रख लिए हैं। अब जिस सिमत में सियासत और मईशत जा रही है, ये मुझे लगता है कि मेरा खदशा है कि सस्टेनेबल नहीं है। ये अगले 3 महीने 4 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। समथिंग हैज टू गिव इन, जिसको उर्दू में शायद मैं ये कहना चाहूंगा या कह सकूंगा कि कोई धमाका होगा। ये सूरत हाल सस्टेनेबल नहीं है। या तो पॉजिटिव नतीजा निकलेगा उस धमाके का, या खदशा ये है कि और मजीद मनफी असरात सामने आएंगे। डॉक्टर साहब, हम चाइना और रशिया की तरफ जा रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? हमें कोई सपोर्ट मिलेगी? सवाल दोहरा दीजिए। चाइना और रशिया की तरफ जो हम जा रहे हैं उस तरफ हमारा टिल्ट है, मुआहदे हो रहे हैं। चाइना की तरफ कहा जा रहा है, आर्मी चीफ भी वहां पे गया, रशिया के साथ भी कुछ मुआहदे हुए ट्रेड के। उससे कोई फर्क पड़ेगा हमारे पूरे इकोसिस्टम पे? देखिए, जो जरूरत है अगले माली साल की वो मैंने आपके सामने रखी और वो 41.8 अरब डॉलर की। दुनिया में कोई भी मुल्क जो है उसकी तारीख खोल के देख लें, चाहे वो चीन हो चाहे वो रूस हो, इतनी बड़ी इमदाद किसी मुल्क ने कभी किसी दूसरे मुल्क को नहीं दी। तो चाइना के ऊपर इंसार नहीं किया जा सकता, हमारा पुराना पार्टनर है, लेकिन उसके ऊपर इंसार पूरा का पूरा नहीं किया जा सकता। वो ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चीन की तारीख भी देख लीजिए, वो ये कहते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में आप पहले जाएं और उसके बाद फिर हम अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं या फाइनेंशियल गारंटीज है या इमदाद है, फाइनेंशियल पैकेजेस जो है वो हम दे पाएंगे। तो इस वक्त मुतबादिल मेरे जहन में, मेरी समझ में, आईएमएफ के अलावा और कुछ नहीं है। रूस का आपने जिक्र किया, वो आप मेरे नजदीक एक और ट्रक की बत्ती है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि रूस से हमारी कोई 5 या 10% तेल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, और आप देखिए कि जो फ्रेट हमें पड़ता है सऊदी अरेबिया से तेल लाने के लिए, वो कोई $3-4 बैरल पड़ता है। अगर रूस से लाएंगे तो वो उससे कहीं 8-10 गुना ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे कोई गुंजाइश या कोई रिलीफ आवाम के लिए नजर नहीं आती। एक ये जरूर है कि हुकूमत ने हमें आवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। डॉक्टर साहब, अब जीडीपी की जो ग्रोथ है वो भी मनफी की तरफ जाने का इम्कान है। इसी तरह स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि पाकिस्तान में किल्लत है ज़र मुबादला की, यानी कि डॉलर्स की किल्लत है, और ये आगे जाके मज़ीद गंभीर होगी कि जब आपकी बैरूनी अदायगियाँ हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हम जून की 30 तारीख के बाद मामला मुझे बड़े संगीन होते नजर आते हैं। जिस
डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं वो कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है जिस डायरेक्शन में आज से कुछ माह पहले जो है वो श्रीलंका बढ़ा था, जिस जिस सिमत में लेबनान बढ़ा था। वहां पे प्रॉब्लम्स दो ही थे, एक ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम, और उसके नतीजे में फिर जो हमारे पास खजाने में डॉलर्स खत्म हो जाते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ना 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 डोमेस्टिक मुल्क के अंदर रहने वाले सरमायाकार, ना मुल्क के बाहर रहने वाले सरमायाकार। तो जो बुनियादी जिसको हम कहते हैं प्री रेक्विजिट या जरूरत, वो सियासी इस्तेहकाम की है। सियासी उसके इस्तेहकाम से तमाम बावजूद चीज़ें जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील से मामलात हमें समझाए। मईशत से मुतालिक एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशी तर्जुमान मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, जब भी हम किसी से बात करें, किसी एनालिस्ट से बात करें, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा से बात करें मईशत के हवाले से, तो वो हवाला देते हैं कि फरवरी 2022 में अगर पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी गई होती तो आज ये हालात ना होते, यानी कि आईएमएफ हमसे इतना दूर ना होता, इतना नाराज़ ना होता। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ के साथ जो अब तक मुआहदा नहीं हो सका और आगे होने के इम्कानात भी अब मादूम होते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सर्द महरी क्यों है, समझ में नहीं आ रहा कि इतना तातुल क्यों है, उसका सबब क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर कर लें कि फरवरी में हमें आईएमएफ ने 2022 में सवा अरब डॉलर किया और मार्च में हमारी हुकूमत और अप्रैल में ये आ गए थे। अगर ये अप्रैल में उसको रिवर्स कर देते तो खत्म हो जाती बात, और अगर ये नहीं खत्म करते और हमारी हुकूमत होती और आईएमएफ हमें कहता तो हम खत्म कर देते। हमारी तो आईएमएफ से इस बारे में भी बातचीत शुरू भी नहीं हुई। फिर इन्होंने आके जो है मार्च अप्रैल से लेकर जो है अगस्त तक आईएमएफ के साथ एक नाकाबिले अमल प्रोग्राम तय किया मिफ्ता इस्माइल ने जाकर, और ये उस वक्त जो है इनके जहन में ये था कि एक दफा आईएमएफ से ताले की चाबी खुल जाएगी तो पैसों की बहार हो जाएगी, हमारा साल निकल जाएगा, बात की बात में देखी जाएगी। आईएमएफ को इनके जो है अज़ाइम का पता लग गया। अगस्त में आईएमएफ ने इनको 29 अगस्त को प्रोग्राम तय किया, पेमेंट दी, और अक्टूबर से ही आईएमएफ प्रोग्राम की खिलाफवर्जियां शुरू कर दी मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी, और फिर जब वो इसहाक डार साहब आए फिर आईएमएफ को टेढ़ी मेढ़ी बातें शुरू कर दी करना। फिर वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक ऐसे ही चलता रहा। कभी कहते रहे कि 1998 का दौर आ गया है, हमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कभी क्या कभी क्या। फिर फरवरी में मुज़ाकरात शुरू हुए। 9 फरवरी को इन्होंने फिर कहा कि माशाल्लाह कामयाब मुज़ाकरात हो गए, 3-4 दिन में जो है मुआहदा हो जाएगा। वो 9 फरवरी से अब मई आ गया। इस सारे बीच में अब मुझे बताएं कि 1 साल 1 महीने में पीटीआई किधर है? ये तो नाकामी है ना। अगर आपको मैंने सीट पे बिठा दिया है, अब आप सीट पे बैठ गए हैं, और अगर आप मामलात को लेकर नहीं चल सकते तो फिर इसका मतलब ये कि आप बैठने के काबिल नहीं है। नाकामी शुरू कहाँ से हुई मुजम्मिल साहब? मुझे इस बात का जरूर बताइएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब कराची से लेकर लंदन तक हीरो बने हुए हैं कि जी मैंने अपने दौर में बहुत अच्छा मुआहदा किया था, कहते नहीं हैं, लेकिन बैनो सतूर यही अल्फाज है कि इसहाक डार साहब ने तबाह कर दिया, वरना तो मैंने पाकिस्तान को री इमेज कर दिया था, जो उन्होंने तहरीक भी आजकल चलाई हुई है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर आज इसकी जिम्मेदारी डाली जाए तो 80% मिफ्ता इस्माइल पे और 20% जो है इसहाक डार पे, क्योंकि इसहाक डार से आईएमएफ कह रहे हैं जो आपने हमसे बातें तय की थी 29 अगस्त को वो आपने पूरी कर। अब वो मिफ्ता इस्माइल ने नाकाबिले अमल, आप हैरत की बात देखें, मुझे पता नहीं समझ नहीं आता कि इसको कौन हीरो बना रहा है। 5% जीडीपी ग्रोथ बोला था उसने होगी, और अभी जो है मनफी ग्रोथ होगी। बिल्कुल, और मनफी अगर सही डाटा ले तो 5% से ज्यादा मनफी। सैलाब आ गया ना मुजम्मिल साहब, उसकी तो वजह सैलाब। तो सैलाब पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में जब भी सैलाब आए मनफी ग्रोथ तो नहीं हुई। फिर उसके बाद जब सैलाब आ गया तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो है 25% गिर गई मार्क। सैलाब वहां पे भी आ गया, कारखानों में भी सैलाब आ गया, क्या सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ क्यों गिर गई? ये तो बहानेबाजियां है ना। फिर महंगाई की 11% का तखमीना दिया था, माशाल्लाह 48% एसपीआई, 36% सीपीआई, और ये उस हालात में कि 1 साल में दुनिया की कीमतें आधी हो गई है। फिर मिफ्ता इस्माइल ने जो है पेट्रोलियम लेवी, प्रोविंशियल सरप्लस, टैक्स का अदब, उसी वक्त हमने कह दिया था ये जो 7,500 अरब टैक्स का अदब है 7,000 पे नहीं पहुंच सकेंगे। हालत देख ले, मिनी बजट भी लेकर आ गए, करेंसी जो है तकरीबन 52% गिरा दी, उसके बावजूद ये। तो कहने का मतलब ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने कंप्लीटली गलत बजट दिया। अच्छा, एक दफा नहीं, उन्होंने 3 दफा मिफ्ता से रिवाइज कराया, उसको बजट भी बनाना नहीं आता। अब वो इसहाक डार जो है वो आए थे कि किसी तरीके से उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। मैं एक तरफ उनके साथ सिंपैथाइज भी हूँ, सिंपैथी भी है मेरी, कि वो ये चाह रहे थे कि जो मिफ्ता ने ये जो बहुत ही एग्रेसिव इनके साथ अहदाफ तय कर लिए,
इससे मईशत क्रैश हो जाएगी और उसके बाद जो है आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा। तो उनकी जो इसाकदार साहब की एक कोशिश की कि ये किसी तरीके से आईएमएफ से कंसेशन ले सके, लेकिन वो अपने इखलाक और अपनी नेगोशिएशन की वजह से नहीं ले सके। उन्होंने आईएमएफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी कि आई डोंट केयर, जाते जाएं, हमें अपना मुल्क देखना है, ये है वो है, फिर उसके अलावा चंद अलग स्टेटमेंट। तो वहां पे उन्होंने कुछ सोच के सारी बात की होगी ना। अगर आप एक एनालिस्ट की हैसियत से, चलें इसको छोड़ देना कि हम पॉलिटिकल सिचुएशन को छोड़ दें, अगर हम बाय बुक बात करें या बाय रूल बात करें, तो एक आदमी जब ये कह रहा होता है तो उसके जहन में कोई बैक ऑफ द माइंड कोई चीज होती है। तो आपको क्या लगता है सागदार साहब किस चीज के ऊपर इतने ज्यादा एग्रेसिव थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो एग्रेसिव ये समझ रहे थे कि हम माजी में भी जो है आईएमएफ से हमने कंसेशन ले लिए तो मैं ले लूंगा, और आईएमएफ जब नहीं दे रहा था कंसेशन तो मकामी तौर पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये आए थे ही ये कमिटमेंट देकर कि मैं डॉलर नीचे कर दूंगा, मैं जो है मईशत में आसानी कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए बीच में, और ये फ्रस्ट्रेशन में, और इसाक डार साहब थोड़े से गुस्से के भी तेज हैं, जब वो किसी की बात नहीं सुनते एक्चुअली, इनका जो है टॉलरेंस लेवल कम है। तो वहां पे जो है जब वो रेजिस्टेंस आई तो इन्होंने एग्रेसिव हो गए। अब वो एग्रेसिव तो हो गए, लेकिन अब पाकिस्तान की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रही है। अब वो शहबाज शरीफ साहब का मैं आज भी के स्टेटमेंट पढ़ रहा था, पहले तो हम पे इल्जाम लगाया था कि हम आईएमएफ के साथ प्रोग्राम खराब कर गए, आज कह रहे थे कि पीटीआई ने जो आईएमएफ का जाल बिछाया हुआ है उसमें हम फंसे, अब नई बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जाएं। मतलब 13 महीने से आप आईएमएफ से एक किस्त ले पाए हैं, और अब पाकिस्तान में अमली तौर पे जो है मईशत, आपको पता है मार्च के महीने में 25% सनत गिरी है, 50% डीजल की सेल गिरी है, 23% बिजली की पैदावार कम हुई है। ये चीजें बता रही है कि इस वक्त मुल्क में दो चीजें हो रही हैं, एक तो इंतहा की बेरोजगारी, और जो इससे पैदावार कम हो रही है उससे इंतहा की महंगाई। तो और फिर उसके बाद आगे जो है ये, अगर आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होता, हमारे पास कोई आमदोरफ्त नहीं है डॉलर की, तो हम अपने कर्ज उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे? क्या हम ऑफिशियल दिवालिया देने जा रहे हैं, या ये, क्योंकि ये तो चले जाएंगे, सुनने में आ रहा है क्या बजट देके इनकी जाने की खुद जाना चाह रहे हैं, तो क्या जून में जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसको क्या फोर्सफुली अनाउंस करना पड़ेगा कि हम दिवालिये की तरफ? यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि 30 जून के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे? हमारे पास जब पेमेंट नहीं होगी देने के लिए, तो सितंबर के अंदर जो किस्तें आ रही हैं, जून के बाद हम करेंगे क्या? ये क्या लगता है आपको? देखिए, अमली तौर पे तो पाकिस्तान मफलूज हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि रकम सिर्फ आईएमएफ से नहीं आती थी, वर्ल्ड बैंक से आती थी, एशिया तरक्याती बैंक से आती थी, दोस्त ममालिक से आती थी, बॉन्ड मार्केट से आती थी, कमर्शियल बैंक से आती थी, ये सारी जगहों से बंद हो गई। बस मतलब पीटीआई ने भी आईएमएफ के साथ, आपको याद होगा कि जब हफीज शेख ने प्रोग्राम किया था तो 1 साल कोविड के बाद प्रोग्राम बंद हो गया था। बिल्कुल। तो वो 1 साल में हमें पूरी दुनिया से पैसे आते रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हफीज शेख ने वापस उसको रिवाइव किया और उनको हटा दिया, शौकत तरीन आ गए। शौकत तरीन ने 8 महीने प्रोग्राम बंद किया, उस दौर में भी रिजर्व बढ़ते रहे, पैसे आते रहे। तो इन्होंने पता नहीं कौन से महाज खोले ऐसे कि हर एक ने पैसा देना पड़ता है, और उसके पॉलिटिकल सिचुएशन है, लॉबिंग है, या इनको लोग पसंद नहीं कर रहे? क्या आखिर मामला है क्या? मुजम्मिल साहब, मेरिट पर क्या बात बनेगी? मैं समझता हूँ कि हमने एक सेमिनार कराया था, उसमें एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, मैटियस ग्लोबल, मातियास उसका नाम है, मैटियस ग्लोबल, टुंड्रा फाउंडर। उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी आज से 8 महीने पहले, कि पाकिस्तान इज लिविंग इन अननोन टाइम्स, और उसने अननोन को डिफाइन ये किया था कि वी डोंट नो कि हाउ लॉन्ग दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी देयर, 1 month, 3 months, 6 months, वी डोंट नो, और दिस अननोन टाइम इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान विल फेल टू अट्रैक्ट मीनिंगफुल फ्लोस। तो वो हमने देखा कि वो वही चीज होगी। दूसरा, इस गवर्नमेंट का रोड मैप नहीं था, और ये रोड मैप नहीं दे सकी, और अब तो वो चंद चैनल चला रहे हैं, मैं इसकी तस्दीक का इंतजार करूंगा। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ को इन पे भरोसा नहीं है। आईएमएफ जो है समझ रही है कि हम पैसे देंगे, ये इसको अभी जिस तरह आटा स्कीम में 73 अरब रुपए उड़ा दिए, तो आईएमएफ को इन पे एतमाद नहीं है कि आईएमएफ क्या करने चाहेगा आगे वाले दिनों में। तो अब ये तो बात वाजे हो गई है कि इसहाक डार और आईएमएफ एक पेज पे नहीं है, और पहले दिन से नहीं थे। और इसहाक डार साहब ने जो दावे किए थे, मेरा 25 साल का तजर्बा इनसे डील करने का, मैं जानता हूँ इनके साथ कैसे डील करना है।
वो उसकी अब हम कीमत अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। IMF का पैकेज नहीं मिलता तो पाकिस्तान 30 जून के बाद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। यही तमाम मामलात थे पाकिस्तान की मईशत के, और मईशत को जोड़ा जाता है पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो सियासत के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मईशत पे बात हुई, कुछ बात कर लेते हैं सियासत पे। ज़ाहिर है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मईशत बेहतर होगी। गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तबसरा लेते हैं जो कुछ आजकल हो रहा है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से। उस पर तबसरा बड़ा ज़रूरी है क्योंकि यही तबसरा बताएगा कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का कैसा होगा। जो माशी हालात हम सुनते आ रहे हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर, वो कैसे बेहतर होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि माशी इस्तेहकाम के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। ये फरमाइएगा, सियासी खैमा बस्ती ख़त्म हो गई है ज़मान पार्क के बाहर, सब कुछ खाली हो गया है। क्या हासिल हुआ इमरान खान को इस मज़ामत की सियासत से, जो उन्होंने लोगों को बुलाकर ज़मान पार्क पहुँचों का नारा लगाकर जो है वो करते रहे? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब, और इट्स अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर प्रोग्राम एंड ऑन नियो टेलीविजन। जो सवाल आपने किया है, देखिए इमरान खान ने कुछ ना कुछ तो इस हद तक हासिल किया है कि मुल्क में एक बेयकीनी की फिजा पैदा करने में वो कामयाब हो गए, एक इंतशार की फिजा पैदा करने में वो कामयाब हो गए, अपने जो उनके कारकुनान हैं उनको गुमराह करने में वो कामयाब हो गए। अब जितने कारकुनान वहां पर पिछले कई महीनों से बैठे हुए थे, सारे किसी के बच्चे थे, किसी के बेटे थे, किसी के बाप होंगे, किसी के शौहर होंगे, किसी के भाई होंगे। अपने घर के सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां वो छोड़ के इमरान खान साहब के घर की हिफाजत के लिए बैठे रहे, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। और एक पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी नफरी उनके लिए हमेशा वहां मौजूद रहती है। ज़मान पार्क में बन्नी गाला में जब वो होते थे वहां पर मौजूद रहती थी इस्लामाबाद पुलिस की नफरी। सो मत सो के उस वक्त जब चौथे परवेज इलाही की हुकूमत थी तो पंजाब से पुलिस बुलवा लिया करते थे, वो आके यहाँ पर जो हिफाजत का काम अंजाम देती थी। तो अगर आपकी बात का जवाब दिया जाए, आपके सवाल का जवाब दिया जाए, तो बेशक इंतशार की फिजा और एक झगड़े की फिजा, एक बहरान की फिजा सिर्फ वो क्रिएट की है इमरान खान साहब ने पिछले 1 साल के दौरान, जिसमें कारकुनान को ना सिर्फ गुमराह किया गया है बल्कि अपने कारकुनान का वक्त भी ज़ाया किया गया है। पहले 2 असेंबलियां तोड़ दी गई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, फिर उसके बाद टिकटें प्रोवाइड की गई, फिर टिकटें वापस ले ली गई। मतलब एक अजीब, जो कहते हैं ना कि आप ये समझे कि एक अजीब सियासी गड़बड़ का समाज जो है इमरान खान साहब के ना सिर्फ अपने साथ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रहा। अच्छा, ये भी बताएं कि 9 मई के जो वाकयात हुए, इस सारे वाकयात में खान साहब को क्या लगता था कि क्या श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ जाएगी, लोग ऐवान सदर पहुंच जाएंगे, गो कि वहाँ पे भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, अरब स्प्रिंग आ जाएगा, हुक्मरान जो है वो उनको लोग महलों से निकाल कर फांसियाँ दे देंगे। क्या उनके जहन में क्या था इस एहतजाज का, इस मज़ामत का, पुरतशद्दुद वाक़यात का? PTI की सियासत को देखें तो क्या लगता है आपको कि क्या सोचा होगा इमरान खान साहब ने कि मैं गिरफ्तार हो गया तो लोग क्या कर लेंगे? 9 मई को बहुत मिसकैलकुलेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मिसकैलकुलेट नहीं बल्कि ओवर कैलकुलेट भी किया, और अब तो खैर वाज़ेह हो गया है। मेरी तो इस बात पे कन्विक्शन है कि ये सब पूरी एक मुनस्सिम मंसूबाबंदी के जरिए हुआ, और उसके सबूत भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। बहुत से लीडरान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑडियोज वीडियो सामने आ गई हैं कि जहाँ पे ना सिर्फ इंस्टिगेट कर रहे हैं बल्कि उसमें आगे बढ़ चढ़ के किरदार भी हासिल कर रहे हैं। अब 9 मई का जो वाकया है ये इतना बड़ा सानहा है, इतना अफसोसनाक वाकया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते किसी और महज़ब मुल्क में, किसी और जमहूरी मुल्क में इस तरह से आप अपनी रियासत के इमलाक को आग लगा देंगे, आप इस तरह से अपनी अफवाज की इमलाक को आग लगा देंगे। कुछ चीजें पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की कौमी सलामती की रेड लाइंस होती हैं, वो किसी को भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको कितना ही शिकवा रियासत के साथ ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप में और दहशतगर्दों में कोई फर्क बाकी नहीं रह जाएगा। इमरान खान साहब को एहसास हो गया, क्योंकि जिस तरह का कौम ने रद्द अमल दिया 9 मई के वाकयात के ऊपर, चंद शरपसंदों की, बल्कि मैं तो चल रहा होता है मीडिया पे शरपसंद हैं, बलवाई हैं, मैं तो इनको दहशतगर्द समझती हूँ, क्योंकि जो काम किया गया है इसका मकसद दहशत फैलाना होता है, और जो भी चीज अवाम में दहशत फैलाए, कौम के अंदर दहशत फैलाए, वो दहशतगर्दी होती है। खवातीन भी गिरफ्तार हुई हैं इसमें, उनके साथ कहा जा रहा है कि कोई अच्छा रवैया होना चाहिए, कम अज़ कम उन्हें छोड़ दें। जो खवातीन रियासत मुखालिफ ट्वीट कर रही हैं या रियासत मुखालिफ इसमें मुजाहरों के अंदर शरीक हुई, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ बिहेव होना चाहिए। बी खातून आप क्या समझती हैं कि अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए?
नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती। कानून इंसाफ सबके लिए बराबर होता है। कानून कोई जेंडर डिस्पैरिटी नहीं करता, कानून कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये मतलब नहीं होता कि अगर एक खातून कत्ल कर देगी या एक खातून दहशतगर्दी करेगी तो उसको कानून में इंसाफ मिल जाएगा, उसको कानून में कोई लीनियंसी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कानून मर्द औरत हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए बराबर होता है। तो मैं नहीं समझती कि कोई खवातीन जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इस इंस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि इंस्टिगेशन सिर्फ 9 मई के दिन की ही नहीं थी या 8 मई के दिन की ही नहीं थी। ये इंस्टिगेशन पिछले 1 साल के दौरान मुसलसल चलती रही है। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता। तो ये जो 9 मई का वाकया हुआ, जो ये हादिसा हुआ, जो ये सानेहा हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ। इसके पीछे पूरी 1 साल की प्लानिंग है, पूरी 1 साल की इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंसाइटमेंट टू हेट है कि अगर फलां के साथ ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, जिसका आपने भी हवाला दिया है कि अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो श्रीलंका बन जाएगा, आग लग जाएगी, इंतशार हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी, मुल्क जल जाएगा, बहरान आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों ने, और इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जितने भी लोग हैं, जो चंद एक नौजवान उनके साथ हैं, वो इंतहाई कच्ची सेहनों के नौजवान हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नौजवानों के पास अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी एंगर, अपनी एनर्जी, उसको वेंट आउट करने का वो तरीका मौजूद नहीं होता कि जहां पर वो पॉजिटिवली उसको जो है एम्प्लॉय कर सके। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब एक तरफ ये शो करते हैं कि वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और वो पाकिस्तान के अंदर मदाखलत मुख्तलिफ इदारों की नहीं चाहते, दूसरी जानब जहाँ उनको मौका मिलता है वो आर्मी चीफ को कहते हैं कि जी मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, नाराज़गी आपकी तरफ से है। असल चेहरा है क्या इमरान खान साहब का, आपको क्या लगता है? देखिए, रियासती इदारों के सरबराहान के साथ बैठना एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार तो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट की एक मुसल्लमा हैसियत तो रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो कि अब एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल हो गई है, न्यूट्रल हो गई है, लेकिन चूंकि वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है और अगर रियासत के मामलात खराब हो रहे हैं, मईशत सबसे बड़ा हिस्सा है रियासत के मामलात का, और मौशी मामलात में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि मईशत कौमी सलामती से जुड़ी हुई है। तो अगर उस मामले पे सियासतदान मिलके बैठते हैं या सियासतदान समझते हैं कि उन्हें आर्मी चीफ से मुलाकात करनी चाहिए कौमी इश्यूज पे, तो इसमें मेरी नजर में कोई इसमें मजायका नहीं है, कोई इसमें गलत चीज नहीं है। इसी तरह से अदलिया का भी एक किरदार है। तो अगर सियासतदान समझते हैं कि जुडिशरी भी शामिल हो सकती है किसी एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग में, एक ग्रैंड नेशनल फोरम पे, तो मैं समझती हूँ उसमें कोई मजायका नहीं है, उसमें कोई कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन उस मुलाकातों में खान साहब की अगर आप थोड़ा सा हम ये कंप्लीट करके जरा खान साहब के यूटर्न की बात कर लेते, क्योंकि इख्तिताम की तरफ मैं जा रहा हूँ। अदालती फैसला आया, खान साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा लेकिन मेरी टीम जाएगी और कौमी असम्बली के अंदर हम जो है वो अपोजिशन लीडर की सीट भी लेंगे। ये अली ज़फ़र साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अदालत में कहा। तो आपको लगता है कि ये भी एक यू टर्न होगा और खान साहब सिर्फ इसलिए जो है वो कौमी असम्बली के अंदर आ रहे हैं कि ताकि राजा रियाज साहब फारिग हो जाएँ और अगला जो भी निगरान सेटअप है उसमें उनकी मुशावरत शामिल हो जाए? ये आपका वही जवाब उसी सवाल की तरफ चला जाएगा जो आपने पहला सवाल किया था कि इमरान खान साहब को हासिल क्या हुआ है। इस 1 साल में खान साहब ने कुछ भी हासिल नहीं किया सिवाय नदामत के, सिवाय यू टर्न्स के, सिवाय बार बार वही चीज करने के जिसका वो इनकार करते रहे हैं। जब ये कौमी असेंबली मदम एतमाद आई थी, हम सब उसी वक्त कह रहे थे कि बहुत बड़ी गलती है कौमी असेंबली से निकलना, लेकिन उस वक्त बड़े जो है ना घन गरज के साथ तो इस्तीफे लहरा के और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि हम अपने लीडर के पीछे हैं, और उन्होंने इस्तीफे फेंके, पेपर फेंका कौमी असेंबली में और निकल के चले गए बड़े तम तराक के साथ, बड़े तुर्रम खान बन के। अब 1 साल के बाद कम से कम सवाल तो होना चाहिए कि भाई आप किसी एक तरफ तो खड़े हो। बहुत सारी सीटों पर ज़मीनी इंतखाब हो गया। जी बिल्कुल, तो ये मैं समझती हूँ कि सिर्फ इस वास्ते है क्योंकि खान साहब को पता चल गया है कि इलेक्शंस तभी होंगे जब ड्यू वक्त होगा। पंजाब और केपी की असेंबलियां ड्यू वक्त से पहले तहलील की गई और विदाउट एनी सॉलिड रीजन, विदाउट एनी रीजनेबल रीजन, विदाउट एनी एक्सेप्टेबल रीजन एंड लॉजिक। उसका नतीजा सबके सामने है। सियासत में आप जब भी इस तरह से मिसकैलकुलेटेड एक्शंस लेंगे, नतीजा आपके सामने यही निकलेगा जो निकला है इमरान खान साहब के पास। बिल्कुल, एक आखिरी चीज पे एक तबसरा फरमाइएगा कि लॉबिंग के हवाले से बात की जा रही है कि खान साहब यूएस में बड़ी लॉबिंग खान साहब की हो रही है, वहाँ से बयान आ रहे हैं, ज़ल्मे खलीजात का बयान भी आया और भी बहुत सारे सेनेटर्स के बयान आ रहे हैं, कनाडा में लॉबिंग आ रही है। तो क्या एक और यूटर्न इसको कहेंगे जो खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट,
अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, तो जिस अमेरिका ने हुकूमत गिराई क्या वही अब लाना चाहता है उन्हें? ये आज एक आई है ऑडियो लीक इमरान खान साहब की अमेरिकन कांग्रेस वुमेन के साथ, जो मैक्सियन वाटरमोर्स हैं, उनके साथ वो गुफ्तगू कर रही है। और अगर आप वो गुफ्तगू सुने, वो इतनी होशरुबा, इतनी तहलका अंगेज, इतनी अफसोसनाक गुफ्तगू है। मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी पाकिस्तान दोस्त शख्सियत, चाहे वो सियासतदान हो, कोई भी पाकिस्तान दोस्त, इमरान खान साहब तो फिर भी सियासतदान है, साबिक वज़ीर आज़म है, जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं इस मुबैना ऑडियो लीक में, वो खुली खुली पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। खान साहब अपने खिलाफ कहते हैं ना कि उनके खिलाफ साजिश हुई, लेकिन खान साहब खुद अमरीकियों से जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे तबाही है, यहाँ पे बर्बादी है, यहाँ पे मकबूजा कश्मीर से बदतरीन सूरत हाल है। जब आप ये कहेंगे कि मकबूजा कश्मीर से बदतरीन सूरत हाल है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ किया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आलमी बरादरी को वो भी मालूम है, अमरीकियों को वो भी मालूम है, अमेरिकन कांग्रेस पीपल को वो भी मालूम है, तमाम दुनिया के बड़े बड़े इदारे उसके ऊपर लिख चुके हैं। इमरान खान साहब को तो प्रीडेटर भी कहा जा चुका है। सो सब चीजें आलमी बरादरी इतनी आंखें बंद करके नहीं बैठी थी। ठीक है, वो सुन लेते हैं, उनका एक अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, लेकिन उनको पता होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये करना बनता है कि आप इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने जब पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से भी बदतर करार देंगे, तो क्या आप भारत को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक आप ये कह रही हैं, रियासत और सियासत को अलग अलग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, गरीदा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी। मईशत का भी जायजा लिया, सियासत का भी जायजा लिया। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।